Hello student, I Ankit Rajpur here for detailed explanation of physics notes and discussion of your problems. Study from my channel will make you topper in the upcoming examination. That is my motto of my channel. If you get benefit from my channel, please watch and subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get updated of my new videos first. Thanks. Today we will discuss the detailed notes of magnetic field due to current. Let's start. The first topic is Oersted experiment. In this experiment, the scientist Oersted take a magnetic needle and place near the wire. Near the wire. This is the wire and it is the magnetic device which can deduct the magnetic field presence. It is also known as magnetic needle. When this scientist switch on the key, there is a deflection in the needle. When the current become constant, the deflection in the needle becomes zero, but means no deflection in the needle. When we switch off this switch, the deflection occurs for a very small time and then the needle come to its initial position. That's why we know that change in current generates a magnetic field. Whenever there will be existence of change in the magnetic field, there will be a electric field. This theorem we will discuss in the next unit. Now we know that the change in current generates a magnetic field which is given by Oersted experiment. Okay, now we will discuss the magnetic field. So magnetic field is a space around a conductor carrying current or space around a magnet in which its magnetic effect can be felt. तो मैग्नेटिक फील्ड वो होता है कि जो किसी कंडक्टर के चारों ओर का वो एरिया जिसमें कोई स्पेस, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जज कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं, उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड. उसे डिनोट करते हैं हम बी वेक्टर से एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ओके, the force on moving a charge in a magnetic field, that is the derivation. The magnitude of the force is directly proportional to the charge magnitude. तो जो फोर्स होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए होता है तो हम उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, दैट इज v sin थीटा. थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. If we follow all three equations, then F is directly proportional to QVB sin theta. और K यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आती है. तो फोर्स कितना हो गया आपका? QVB sin theta. sin theta को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है. चार्ज ए नॉन वेक्टर क्वांटिटी है तो Q आउटसाइड आ जाएगा, V क्रॉस B आ जाएगा. तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म होता है Q ब्रैकेट V क्रॉस B. ओके, तो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है. देखो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है दैट इज ए एक्स कैप, वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है दैट इज ए वाई कैप, जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन लेते हैं दैट इज ए जेड कैप. ओके, आप कहीं कहीं पे आई जे और के भी मिलेगा तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अब आपको वेक्टर फॉर्म के लिए दो रिलेशंस याद करने हैं कि भाई आई जे के, ये आपको एरो फॉर्म में याद रखना है इस तरीके से. जैसे कि अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो वो होगा प्लस का के. तो जब कभी भी मैं क्रॉस वाइज चलूंगा, क्लॉक वाइज चलूंगा, जैसे जे और के क्या होगा? आई होगा, ये प्लस का होगा. अगर मैं कहने लगू भाई के क्रॉस जे, अब मैं के से जे पे जा रहा हूं, कैसे जाना पड़ेगा मुझे? एंटी क्लॉकवाइज. तो साइन क्या आएगा? माइनस का. और तीसरा टर्म क्या बचा मेरा आई जे के में? आई.
तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हो। तो ये आपके वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा नीड होगी इस वाले चैप्टर में। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, F इज इक्वल टू वी क्रॉस बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फर्स्ट केस लेते हैं। इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन होगा तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, अपोजिट होगा तो 180 डिग्री होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 0, मींस फोर्स होगा आपका 0। तो नो मैग्नेटिक फोर्स विल वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो फोर्स ओनली जनरेट होगा जब आपका एंगल 0 और 180 ना हो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और 1 कब होती है, जब थीटा होगा आपका 90 डिग्री। तो मैक्सिमम फोर्स कब जनरेट होगा, तो F होगा आपका मैक्स when theta is equal to 90, means velocity is perpendicular to magnetic field. Okay, so we can also find the direction of the magnetic field by Fleming's left hand rule. That is, if we stretch the first finger, center finger, and the thumb of the left hand mutually perpendicular to each other such that the first finger point to the direction of the magnetic field, center finger point to the direction of the current, and the thumb represent the direction of the force. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके फिंगर है, तो फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन को, बी को। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा हैंड लेना है, आपको लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। और ये सेकंड फिंगर किसके मोशन को, चार्ज के मोशन को। चार्ज भी कौन सा, पॉजिटिव। अगर आपको कहीं पे ऐसा है कि निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो आप वी को जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करोगे। अगर आपका चार्ज निगेटिव है तो आप वी की डायरेक्शन को उसके जस्ट अपोजिट कंसीडर करोगे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आप वी को डायरेक्शन क्या मानोगे, ये वाली वी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पर होगा, आपका एफ होगा, जो कि थंब रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ। Biot-Savart's law. This law deals with the magnetic field induction at a point due to small current element. Let us consider a small length of wire AB, or small length of wire AB is DL. DL means differential length of conductor XY carry a current I, R be the position vector of point P from current element कितना होगा, IDL। तो IDL को क्या बोलोगे आप, एक करंट एलिमेंट बोलोगे, ठीक है। According to Biot-Savart's law, the magnitude of the magnetic field induction depends upon किस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टर्म कि वो dB is directly proportional to current और directly proportional to the differential length of the element, okay, and it is inversely proportional to the square of distance and directly proportional to the sine angle between the point and the position vector. Means this here it is the point P here and it is position vector, तो इन दोनों के बीच का एंगल है आपका थीटा, ओके। इसमें याद रखना है करंट एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए हमें इस वायर में करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए हम लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये पूरी क्वांटिटी हम लेते हैं आईडीएल वेक्टर लेते हैं। डीएल की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। डीएल की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों क्या हो गए आपके, प्रोपोर्शनल हो गए। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट और 4 पाई होती है एमकेएस में, और सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो एमकेएस में हम मोस्टली डील करते हैं, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये था आपका किसमें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा हट जाएगा और कौन सी दो टर्म आएगी, वो दो टर्म आएगी जिस डायरेक्शन में आपके उस डायरेक्शन में होगा जहां पर आपका थीटा एंगल किन दो टर्म्स के बीच में बना था। एक तो बना था डीएल के बीच में
दूसरा एक पॉइंट पी की डायरेक्शन में क्या माना था, आर वेक्टर, ठीक है, पी को हमने माना था आर वेक्टर। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स लिए, कौन कौन सी दो टर्म्स लिए, डीएल लिया है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा था उस वही डायरेक्शन हमारी डीएल की होती है। दूसरा ए आर मीन्स इस पॉइंट पी का जो आर वेक्टर था इसका यूनिट वेक्टर को हम ए आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ए आर की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नीचे कितना हो जाएगा, एक टर्म बढ़ जाएगी, अगर आप यहाँ पे ए आर की जगह पे आर वेक्टर ले रहे हो तो नीचे कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो ये आपका हो गया किसकी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, और ये वाला किस फॉर्म में, ये हो गया उसके मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें, इंटेंसिटी होती है एच, एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। तो डीएच की टर्म्स में हम इसको इस तरह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि बी बाय म्यू, म्यू यहाँ जो था वो इधर चला जाएगा, तो 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला। अब बायो-सैवर्ट्स लॉ के कुछ फीचर्स हैं। पहला है कि दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मींस अगर आपने एक इनफाइनाइट लेंथ वायर लिया है तो इस पूरे वायर में करंट की जो डेंसिटी है वो सेम रहना चाहिए, मतलब करंट की जो डेंसिटी है वो सिमेट्रिक रहना चाहिए, या हम कह रहे हैं कि करंट जो इसमें पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिमेट्रिकली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे करंट ज्यादा ना हो, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, इस तरह नहीं होना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थ्रू आउट द वायर सेम रहना चाहिए। नंबर 2, इट इज एप्लीकेबल टू वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्यों होगा स्मॉल लेंथ, क्योंकि हम कोई भी ऐसा वायर फॉर्म नहीं कर सकते जिसकी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत स्मॉल लेंथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज एनालोगस टू कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कुलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसके एनालोगस है, उसके समान है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, अब हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, कौन सा वायर है, एक्स वाई, एक स्ट्रेट वायर हो गया, जिसकी हेल्प से हमें पी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 90 होगा, तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हमने लेट कर ली, ए, एक हमने डीएल वेक्टर ले लिया स्मॉल, और सी से डीएल तक की डिस्टेंस को हमने एल लेट कर लिया है, ठीक है। और इस पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने आर वेक्टर कह दिया, और जो एंगल है दिस इज फाई, और जो चेंज हो रहा है एंगल उसे हमने फाई 1, और इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर वाला एंगल कितना हुआ फाई 2, और इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला एंगल हो गया आपका फाई 1, ठीक है। और ये वाला एंगल आपने कितना लेट किया, थीटा लेट किया, तो यही कंसीडर किया है। अब हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ में, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा को मुझे कहीं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ फाई, क्योंकि मेरा फाई चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब फाई 1 से फाई 2 तक चेंज हो रहा है, तो मैं थीटा को कहीं में कन्वर्ट करूंगा फाई में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये एक ट्राइंगल हो गया ओ सी पी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं अप्लाई करूंगा तो थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आ गई 90, और थीटा कितना हो गया 90 माइनस 5, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 इज इक्वल टू कोस 5, तो जहां पर साइन थीटा है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, कोस 5। अब मुझे क्या चाहिए, सेकेंड एक वेरिएबल एल है, जो एल है लेंथ आया है उसको मुझे कहीं में चेंज करना है, एक कांस्टेंट टर्म जो कि पूरे वायर के लिए सेम रहेगी, दैट इज ए, तो मैं इसको कहीं में कन्वर्ट करूंगा, ए में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं tan फाइव लिया, एल डिवाइडेड बाई ए, एल की वैल्यू कितनी होगी ए tan फाइव, और उसको मुझे मेरे पास क्या है फॉर्मूले में डीएल, तो डीएल मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डीएल कितना, डीएल बाई डी फाइव इज इक्वल टू ए tan फाइव का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाइव, तो डीएल कितना हो जाएगा ए sec स्क्वायर फाइव डी फाइव, और ट्राइंगल में अगर हम cos फाइव की वैल्यू निकाले तो cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाइव इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर, तो यहां से हमने cos फाइव की वैल्यू रख ली ए डिवाइडेड बाई आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी ए डिवाइडेड बाई cos फाइव, और cos फाइव को ऊपर ले जाएंगे sec फाइव हो जाएगा। तो जो मेरी इक्वेशन थी ये डीबी वाली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा, मींस डीएल की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, आर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और साइन थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए कोस फाइव इंटू डी फाइव, ओके। फिर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अब मेरा एंगल कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, मेरा एंगल
चेंज हो रहा है आपका -फाइव से, ये देखो ये जो एंगल है ये इससे नीचे वाला एंगल कितना है -फाइव 1, तो मेरा एंगल चेंज हो रहा है -फाइव 1 से, ये एंगल क्या होता है प्लस का, तो कितना होगा इससे ऊपर वाला +5 2, नीचे वाला -फाइव 1, तो मेरा एंगल चेंज हो रहा है -5 से +5 की तरफ। ठीक है, तो कितना हो गया इंटीग्रेशन -5 से 1 से प्लस के ∅2 तक, cos फाइव का इंटीग्रेशन sin फाइव होगा और उसको सोल्व कर लेंगे तो मेरा एक डेफिनिट लेंथ के लिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट ओवर आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए sin फाइव 2 प्लस sin फाइव 1। ठीक है, केस इसमें ले सकते हैं अगर आपका इंडक्टर कैसा है इनफाइनाइट लेंथ का, मींस इनफाइनाइट लेंथ का क्या होगा, जैसे देखो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे चेक करूं तो एंगल ये कितना होगा कम होगा, और जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी एंगल कितना होता चला जाएगा टेंस टू 90 डिग्री, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री। तो जब लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये एंगल ∅1 और ∅2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर sin 90 कितना होता है 1, फॉर्मूला पुट करेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए बी होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, और डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड का थंब रखेंगे। ठीक है, और जो हमारी फिंगर जिस तरीके से रोटेट हो रही है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है थंब किसकी डायरेक्शन लेगा, करंट की डायरेक्शन में आपको रखना है, तो जो फिंगर जिस तरीके से रोटेट हो रही है वही आपके मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की डायरेक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। तो अब हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, चलो यहाँ पे बना देता हूं, जिसकी 2a 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 2a, तो सबकी साइड कितनी हो गई 2a। मुझे कहां पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पर। अब देखते हैं इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हमारी a होती है वो कितनी है। अब देखो टोटल है 2a, सेंटर मिडिल में लाई करता है तो ये वाली डिस्टेंस भी a होगी और इधर वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी। क्लियर, एक बार ये देखो ये से स्क्वायर बना, अब पूरी लेंथ कितनी है 2 है तो इधर भी a इधर भी a, इसी तरह ये भी 2 है तो ये भी a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। अब जो मेरी डेफिनिट लेंथ है, जो एंगल थे मेरे दोनों वो कितने होते हैं, इसमें जो दो डायगोनल्स होते हैं आपस में किस एंगल पे ब्रेक करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये जो लाइन है ये कैसी है इसकी हाफ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए सबकी लेंथ इक्वल है, सबके एंगल इक्वल है, तो क्या होगा एक के लिए निकाल के हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो एक के लिए निकाला म्यू नॉट ओवर आई 4 पाई ए साइन थीटा 1 सॉरी साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। यहाँ पे ए क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो ए है, अगर यहाँ पे लेंथ आर होती तो आप यहाँ पे आर लेते हैं के प्लेस पर। ठीक है, करंट क्यों लिया आई, क्योंकि पहले से ही करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे साइन फाइव 1 45 कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2 पुट कर देंगे, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो चारों के लिए इक्वल होगा क्योंकि सबके लेंथ और एंगल सेम है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या करना है, अब देखो आपका जो करंट है वो रोटेटिंग है इस तरीके से, करंट कैसा है आपका रोटेटिंग, तो अभी हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, तो जब आपका करंट रोटेटिंग हो, जब आपका करंट रोटेटिंग होता है तो उस केस में जो फिंगर्स हैं आपकी वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, और जो आपका थंब होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे देखो फिंगर्स कैसे रोटेट कर रही है ऐसे, तो कहां पर होगा इसमें डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से। कैसे देख सकते हैं, एक एरो फॉर्म, अगर आप एरो को सामने से देखोगे तो क्या होगा आपको एक डॉट दिखाई देगा, पीछे से देखोगे तो क्रॉस दिखाई देगा। ठीक है, तो जब ये इसका मतलब है अपवर्ड डॉट का और क्रॉस का मीन्स है डाउनवर्ड। ठीक है, कैसे शो कर सकते हैं हम कि जब आपका करंट आपका रोटेटिंग है तो जो फिंगर्स हैं राइट हैंड थंब रूल में जो फिंगर्स हैं वो क्या करेंगे, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी और थंब आपका करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर आपका करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है तब तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग फिंगर्स के द्वारा शो किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो अब हमारे पास
एक कॉइल है जिसकी हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम लो कौन सा यूज करेंगे, बायो-सैवर्ट्स लो यूज करेंगे। बायो-सैवर्ट्स लो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, जैसे जिस पॉइंट पे निकालना है दैट इज ओ, ठीक है। और ये जो मैंने इस पे लाइन डाली है, दूसरा आपका करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे है, परपेंडिकुलर, और एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये आप कह सकते हो अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो किस पर, उस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, तो वो क्या एंगल बनाएगा, उस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो डीबी हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर किसी भी सर्किल की रेडियस कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो आर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे डीएल का, क्लियर। अब क्या बचेगा, वेरिएबल क्वांटिटी डीएल। अब देखते हैं डीएल क्या होगा। हमने सरकमफ्रेंस पर एक छोटा सा पर्टिकुलर डिस्टेंस लिए डीएल, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट द सरकमफ्रेंस, तो कितना हो जाएगा, द सरकमफ्रेंस ऑफ द, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्किल की, 2 पाई आर। इंटीग्रेशन का क्या वर्क होता है, इंटीग्रेशन का वर्क होता है किसी भी छोटे छोटे ब्लॉक्स को क्लब करके एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, ठीक है। तो 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, यहाँ पे पुट करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ठीक है। अगर वायर में एन टर्न्स हैं तो एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 आर हो जाएगा। अब इसमें हम केसेस ले सकते हैं कि अगर आपका जो पूरा है वायर वो सर्कुलर ना होके हाफ सर्किल में फॉर्म कर रहा हो, मतलब ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस तरह से हाफ सर्किल पर हो, ठीक है, तो उस केस में जो सरकमफ्रेंस होगी, जो डीएल था आपका, वो कितना होगा, 2 पाई आर, तो कंप्लीट के लिए होता है डिवाइडेड बाय 2, या आप जहां पे 2 पाई आर रखा था वहां पे कितना हो जाएगा, पाई आर। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया हुआ है जिससे कि आप हाफ या किसी भी सर्कुलर के लिए निकाल सको, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं कि हम हाफ सर्किल नहीं है, हमारा जो ये पार्ट है वो कोई एंगल फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब ये कोई एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका, ये आपको मेमोराइज रखना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर ब्रैकेट थीटा बाई 360। क्यों आया थीटा, अब यहाँ पे जो थीटा है वो आपको कहीं में रखना पड़ेगा, डिग्री में रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप 360 ना लेके यहाँ पे लेते हो 2 पाई, तो याद रखना है थीटा को कहीं में पुट करना पड़ेगा, रेडियन में पुट करना पड़ेगा। तो याद रखना है 360 लिया है तो थीटा को एंगल में पुट करना है, और अगर रेडियन में लिया है तो इसको आप कहीं में पुट करोगे, कहीं में, अगर 2 पाई लिया है तो उसको थीटा को आप रेडियन में पुट करोगे। तो जो फॉर्मूला आपका मेन बनेगा वो आपको याद रखना है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। यहाँ पे थीटा को रेडियन में रखोगे तो नीचे 360 जगह 2 पाई लिख लेना, अगर थीटा को आप कहीं में रखोगे डिग्री में रखोगे तो नीचे 360 है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया है। अब हमें डायरेक्शन हम कभी भी निकालेंगे तो कौन से रूल से निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। जैसे कि अगर आपका करंट की डायरेक्शन किस में है, इसमें है, तो राइट हैंड रूल लीजिए, और जो फिंगर्स हैं उनको किस डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये हो गया इनसाइड। इसी तरह जब आप इस तरह रखोगे फिंगर्स को तो ये करंट होगा आपका अपवर्ड, तो इसे क्या कहेंगे हम, आउटसाइड, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो अब जो ये सर्कुलर कॉइल है, ये इस सर्कुलर कॉइल के पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस p पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने कहां पे निकाला, इस पॉइंट सेंटर O पर निकाला था, बट अब O पर नहीं निकालना, हमें पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है, जिस जो हमने स्मॉलर डिस्टेंस लिए DL, ये लेट करते हैं DL हो गए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये डिस्टेंस है मेरी R, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज करेंगे, म्यू नॉट ओवर आई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी एक सर्कुलर है, एंगल कितना फॉर्म करेगा 90, तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, तो फॉर्म क्या बनेगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि वो आर स्क्वायर के इक्वल था, तो मैंने आर के प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, जब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे
तो जो एक कंपोनेंट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स में और एक वाई में। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पर है कोई डीएल, तो उसके लिए क्या होगा, एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इतने भी ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। केवल कौन से कंपोनेंट बचेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। ओके, सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, फाई होगा। तो इस डी फाई का जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है वो कितना होगा, डीबी डैश कोस फाई। और ये वाला नियरेस्ट अवे वाला पॉइंट होता है हमेशा डीबी साइन थीटा, और नियरेस्ट वाला थीटा एंगल के वो होता है डीबी कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बचेगा वो डीबी कॉस थीटा बचेगा इस कंप्लीट सर्कमफ्रेंस के लिए, क्योंकि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। तो db कितना हो गया, db sin थीटा का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे sin फाई आ गया। अब sin फाई की वैल्यू हमें पहले ही निकाल चुके हैं, या यहाँ पे आप देख सकते हैं sin फाई कितना होगा, sin फाई होगा a डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो sin फाई कितना हो गया आपका a डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये पुट कर दिया। r को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 है और ये हाफ है, तो वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो dl कितना हो गया आपका 2 पाई ए, टोटल सरकमफ्रेंस वो आपने पुट कर दिया। तो जो फॉर्मूला हो जाता है b का वो होता है म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर आपको याद रखना है। वही लेते हैं, अगर हम इसकी जो x की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पर ना लेके अब हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, उसके सेंटर पे ही निकालें अगर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 पुट करेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो आपने अभी सर्कल के लिए या एक रिंग के लिए फाइंड आउट किया था। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आप n से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और एरिया का, कॉइल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम इसे एरिया की टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है m इज इक्वल टू आई ए, किसके लिए, एक लूप के लिए। अगर n लूप है तो एन आई ए हम पुट कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू एन आई ए, ऊपर कितना है एन आई और a, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने उसको m। ठीक है, जो काम मैग्नेटिक मोमेंट p होता है यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m होता है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब नीचे क्या है, हमें पता है कि जो रिंग है उसका जो रेडियस a है, वो जो x है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, जो x है यहाँ पर वो वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, जैसे कि हमने पहले डाइपोल में किया है। और डाइपोल मोमेंट m का यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे हमने पुट कर दिया, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ। अब देखिए यहाँ पे जो ये बना रहा है सर्किल, कितना एंगल है, ये वाला 150 एंगल है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो मैंने एक एंगल के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन किया था। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं, ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वायर अगर आप पीछे लेके जा रहे हो, पीछे लेके जा रहे हो और वो उसी पॉइंट से पास हो जाए जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोर्शन ये सेकंड पोर्शन ऑफ द वायर हो गया, और ये आपका थर्ड पोर्शन ऑफ द वायर हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पोर्शन ऑफ द वायर हो गया। तीनों पोर्शन में अगर आप देखो तो जो वन और थर्ड है, अगर मैं से पीछे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो किससे पास हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो B1 और B3 दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो हमें किसके लिए निकालना है, केवल सेकंड पार्ट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे म्यू नॉट ऑफ 4 पाई आईडीएल, इससे निकाल सकते हो, नहीं तो मैंने आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r थीटा डिवाइडेड बाई 360। अब थीटा मेरा कितना एंगल है वहां पे, 150, तो 150 डिवाइड बाई 360। आप इसको सोल्व कर सकते हो। म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वैल्यू होती है। ठीक है, ये म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट आई 1 है और 2r की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 आप यहाँ पे पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। B1 और B3 की वजह से जीरो होगा। तो याद रखना है, जब भी आप किसी वायर को अगर एक्सटेंड करो, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर की वजह से आपको इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो ये उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस वायर में चाहे कितना भी करंट फ्लो हो जाए, इस वायर में चाहे कितना भी करंट फ्लो हो जाए,
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? इसका रीजन मैं आप लोगों पे छोड़ूं या मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में है, जो आर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और आपने देखा बायो-सैवर्ट्स लॉ में क्या आता है, साइन थीटा आता है टर्म, तो थीटा अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो भी 0 हो जाएगी। ओके, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका देखो एक यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट वायर है, और ये आपका क्या है, सर्कुलर कॉइल है। क्लियर इतना? यहां पर इन दोनों पोर्शन की वजह से जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसके जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो एक एंगल φ1 तो हो जाएगा आपका 0, और φ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे लो, यहाँ पे भी इस वाले वायर के लिए कितना होगा, φ1 0 हो जाएगा, और φ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, आपके सेमी इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, और जो ये वाला है ऊपर, सॉरी, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स हैं। तो जो ये सेकंड पार्ट है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने सॉल्व भी किया है, φ1 और 90, φ2 0, b1 आपने यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड वायर के लिए यहाँ पे निकालोगे, क्योंकि एक लूप की फॉर्म पे है, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। किसके लिए निकाला, अभी थर्ड के लिए निकाला है, डायरेक्टली आपने उसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब b2 आप यहाँ से निकाल सकते हो, किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए जो सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, और उसको जस्ट आपने तीनों को सम कर दिया। अब देखना है कि किसकी वजह से डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। आप ये स्ट्रेट वायर है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो यहाँ से पता चलेगा कि आपका जो फिंगर टिप्स हैं वो अप डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से देखो, थंब को रखो, फिंगर टिप्स क्या शो करेगी, करंट के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को अपवर्ड शो करेगी। ठीक है, अब क्या बचा आपका ये सर्कुलर कॉइल, इसको आप अब यहाँ पे करंट कैसा है आपका, रोटेटिंग, तो जो रोटेट फिंगर्स हैं वो किसको शो करेगी, आपकी करंट की डायरेक्शन को। थंब कहाँ जा रहा है आपका, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। तो ये दोनों अगर सम करोगे तो इस वाले को आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? इसी तरह आपका सेकंड है, इसमें दो सेमी सर्कल्स हैं, एक में करंट आई है, दोनों ऊपर वाले में भी और नीचे भी करंट है। इसमें करंट कितना है आपका, आई, बट दो रेडियस है r1 और एक की r2। ठीक है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए दोनों को हम सोल्व करेंगे और उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें दो पोर्शन और होंगे वायर के, पोर्शन 1 और पोर्शन 3, दोनों को अगर आप आगे पीछे एक्सटेंड करो तो वो उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया है, आप कह सकते हो बी की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं तो एंगल कितना होगा, हाफ सर्कल का 180 होता है, तो 180 डिवाइड बाय 360 पुट करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, और चारों वैल्यूज बी की आप ऐड कर दोगे तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और डायरेक्शन कैसे होगी उसकी, अपवर्ड होगी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी v आपको गिवन है a k मींस z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b i कैप प्लस c j कैप, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स निकालना है, कितना होता है, q ब्रैकेट v क्रॉस b। अब q पे चार्ज कितना होता है, किस पर, q पर किस पे निकालना है फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस e आया। v कितना है, a k, और b प्लस सी जे होता है आपका b। दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो a इंटू बी हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस सॉरी k क्रॉस i प्लस ए सी हो जाएगा k क्रॉस j। अब देखो आपको वही याद रखना है, i के बाद j, j के बाद k के साथ i। अगर i j की मल्टीप्लाई होगी तो k आएगा, j k की मल्टीप्लाई होगी तो i आएगा, बट अगर उल्टा होगा, जैसे कि k और j की मल्टीप्लाई हो गई तो माइनस का i आएगा। तो यहाँ देखो k के बाद i, k और i बिल्कुल सही है, तो क्या आएगा, प्लस का j आ गया। यहाँ देखो k के बाद j उल्टा हो गया, आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, इसलिए होगा माइनस का i। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, आपकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग x एक्सिस experiences a force due to magnetic field along y axis, what is the direction of the magnetic field। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने देखो सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देखिए और डिस्कस कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्वेश्चन का फोटो शूट करके डाल सकते हैं, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसे आप ज्वाइन कीजिए और
इस क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कीजिए अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, this law states that the line integral of magnetic field induction B vector around a closed path in vacuum is equal to mu naught times of the total current flowing through the path. That means that will be the ampere circuit law, that will be the closed line integral symbol, and B dot dl is equal to mu naught I. That is the ampere circuit law. Application of ampere circuit law. First application is magnetic field due to infinite long straight wire carrying current. ये वाला जो डेरिवेशन है हम पहले भी कर चुके हैं, पहले हमने इसको सॉल्व किया है बायो-सेवर्ट्स लॉ से और अब इसको सॉल्व कर रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ से। इन दोनों फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन करते वक्त पेपर में एक चीज का बिल्कुल कंसीडर करके ध्यान रखना है कि अगर आपसे पहले पूछा है बायो-सेवर्ट्स लॉ और फिर पूछा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, तो आपको यूज वो डेरिवेशन करके आना है बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके। अगर आपसे पहले पूछा है एम्पियर सर्किट लॉ और फिर पूछा है कि आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इसको सोल्व करना है, तो याद रखना है फिर आपको उसको एम्पियर सर्किट लॉ से ही सोल्व करके आना है पेपर में। ठीक है, वही आपका कि भाई आपने एक एक्स वाई एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कोई पॉइंट पी है जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये आपने एक स्मॉलर डिस्टेंस लूप ले लिया, लाइन ले लिया डीएल पार्ट, इससे ये कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। जैसे कि हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, वहां पे क्या ड्रॉ करते थे, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस में किस चीज को हम क्लब करते थे, चार्जेस को, जिसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है। सिमिलरली यहां पर हम ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियल लूप में वो करंट आना चाहिए जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट्स कि यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस करंट आई की वजह से, तो जो मैं एम्पीरियन लूप ड्रॉ करूंगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो करंट आई है वो उस लूप के अंदर आना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, वो एम्पीरियन लूप उस पॉइंट से पास होके जाना चाहिए जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वायर के लिए क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये हो गया आपका एम्पीरियन लूप। ये लूप है पॉइंट पी से पास हो रहा है, तो एम्पीरियन सर्किट लो आप लोगों को बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, अब बी डॉट डी एल कितना है आपका, डॉट हटाकर आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। एंगल कितना है, थीटा एंगल, क्योंकि एक लूप के लिए हमने अभी पढ़ा ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एंगल, तो कॉस 90 सॉरी 0 डिग्री एंगल, जीरो देखो कैसे होगा, ये आपका आई फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा इस पॉइंट पे, अपवर्ड। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है। जैसे डीएल ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, 0। वहां पे इस तरह से 90 आता था क्योंकि वहां पे मेरे जो ड्रॉ करते थे वो करंट और आर के बीच में ड्रॉ करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक डीएल। डीएल लेंथ आपकी होगी जो करंट की सॉरी डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, और जो ये वाला वायर ये किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या तो अपवार्ड होगा या डाउनवार्ड होगा। क्लियर इतना? ठीक है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज रेट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉक जो एम्पीरियन लूप है एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है तो ये कैसे होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है ना, तो अपवर्ड के लिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 1 हो गया। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक सर्कल है, तो पूरे सर्कलिंग किसी भी पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो म्यू नॉट आई, बी आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या हो गया, पूरा पाथ, सर्कुलर पाथ, जो कि कितना है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप पुट करो म्यू नॉट आई इज डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, यही वो फॉर्मूला था जो हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से भी सॉल्व किया था। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। अब हमें सिलेंडर की हेल्प से निकालना है। अब वहां पे भी जैसे वहां पे सर्किल के लिए हम निकालते थे, स्पेयर के लिए हमने निकाला था, एक सेल के लिए निकाला था, इसी तरह यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल के 3 केस बनेंगे। आउटसाइड द सिलेंडर पॉइंट जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना फाइंड आउट करना है, ऑन द स्पेयर या ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, और इनसाइड द सिलेंडर। तो फर्स्ट केस लेते हैं, जो पॉइंट पी है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो आउटसाइड द सिलेंडर है। ठीक है,
तो हमने यहाँ से लेट कर लिया कि वो डिस्टेंस r पर है, ये r डिस्टेंस है, और जो उसका वेक्टर है वो dl वेक्टर है। एम्पीरियल लूप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है। और ये P पॉइंट P है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वही करेंगे। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, B dl आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, इसलिए दोनों कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आपको याद रखना है जो एम्पीरियन लो, इसमें लगभग जब भी एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं थीटा की वैल्यू नियर अबाउट 0 ही होती है सभी केसेस में, ठीक है। स्पेशल केस ही होता है जिसमें 0 ना हो, तो आपको बस मोस्टली 0 ही पुट करना है। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल देखो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, ये उसकी सरकमफ्रेंस हो गई, रेडियस कितनी है इसकी आर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, वही पुट कर दिया, सेम फॉर्मूला आएगा। अगर आपका कोई सिलेंडर है और उसके बाहर आपको किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वही वैल्यू रहेगी जो कि एक लो सरकमफ्रेंस वायर के लिए थी। बट चेंजेस कब आएंगे, जब ऑन द सरफेस या इनसाइड द सिलेंडर आप निकालोगे। तो पॉइंट पी लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। अब यहां से हमें क्या पता चला है कि जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अब पॉइंट पी लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, अब जो आपका पॉइंट पी है वो इस सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है, इस पूरे सिलेंडर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज आई, ठीक है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि जो एम्पीरियन लूप है इसके अंदर कितने करंट का पार्ट फ्लो होगा, टोटल करंट आई का कितना पार्ट इसके अंदर फ्लो होगा। इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस आई डैश इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा, b इज इक्वल टू 0। इफ द करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मैं कहूं कि जो सारा करंट है केवल ऑन द सरफेस फ्लो हो रहा है, तो इनसाइड करंट कितना हो जाएगा 0, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। बट मैं कह रहा हूं कि नहीं, करंट इनसाइड नहीं और आउटसाइड सरफेस पर नहीं है, वो थ्रू आउट द वायर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में मुझे निकालना पड़ेगा कि इस एम्पीरियन लूप में कितना करंट आएगा, ठीक है। आई डैश लेट कर लेते हैं कि जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है कितना है, आई। कितने एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर। बट मुझे कितने एरिया का चाहिए, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने एरिया का चाहिए, ओनली पाई आर स्क्वायर से। तो पाई आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, फॉर्मूला जाएगा आई डैश इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एम्पीरियन लूप कितना होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, तो बी डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन, तो बी डी एल डॉट हटा के क्या करेंगे, कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बी डी एल कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब डीएल क्या है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही अगेन कितना होगा, 2 पाई आर, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। जो r है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो कि हमेशा किसी भी सिलेंडर के लिए कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट रहेगा, पाई एंड म्यू नॉट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ आर के, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि जब आपका इनसाइड है, इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं है आर होगा, क्योंकि एक आर की पावर इस पावर से कट जाएगी। तो जो b का फॉर्मूला बनेगा वो होगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो b है inside the cylinder b is directly proportional to r, but outside this it is inversely proportional to r, okay। तो b is directly proportional to r and b is inversely proportional to r, इसलिए स्ट्रेट लाइन है बट ये एक कर्वेचर लाइन है, ये एक हाइपरबोला फॉर्म करेगा, ठीक है। सेकंड, अब हमें यही निकालना है सोलेनॉइड के लिए। एक सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर closely bounded in a form of helix, its length is very large as compared to diameter। तो जो इसकी लेंथ है हेलिक्स की, ये इसकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा होगी इसकी डायमीटर के कंपैरिजन में। और यहाँ पर इसमें इस तरीके से ये जो वायर्स होते हैं इसके ऊपर क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका करंट है वो कैसा है, करंट कैसा है आपका, क्लोकिंग करंट, जो आपका सर्कुलेटिंग फॉर्म में है। तो अब इसमें अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करोगे, राइट हैंड रूल लगाओगे। तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो रोटेटिंग टाइप रहेगी, और जो आपका थंब होगा, आप जब आपकी फिंगर इस तरह से रोटेट होगी तो आपका थंब किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
वेरी करेंगी। ठीक है, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम होता है एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, इसीलिए भी सोलेनोइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने डॉट बनाए हैं, डॉट का मतलब है कि जो करंट यहां से निकलकर, इस डॉट का क्या मतलब है कि जो करंट यहां से निकल के इधर एंटर कर रहा है, फिर ये यहां से निकल के इधर एंटर और सो ऑन, इस तरीके से आपका जो करंट है वो चेंज हो रहा है। डॉट का मतलब है करंट आउटसाइड, क्रॉस का मतलब है करंट इनसाइड, इस तरीके से। और जो ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, वर्किंग, वर्किंग अब हमें क्या निकालना है, इस सोलेनॉइड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये आपके एक हो गया, ये डॉट्स हो गए। ये डॉट्स कैसे हैं, ये डॉट्स हैं कि करंट आपका आउटसाइड, और ये क्रॉस कैसे हैं कि करंट आपका इनसाइड। इस तरीके से करंट लूप बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अब एक छोटा सा एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, पी क्यू आर एस, ये वाला एम्पीरियन लूप, जिसके जो हमने लेंथ ली है वो कितनी ली है, कैपिटल एल। तो अब हमें चारों पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो पी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, ये लेंथ की डायरेक्शन हुई। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना, 0। सेकंड केस, जब ये वाला बी तो चेंज नहीं होगा, बी की डायरेक्शन ये रहेगी, इस यहां पर कितनी होगी डायरेक्शन, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो जब मैं क्यू आर के लिए लूंगा तो एंगल 90, इसी तरह जब मैं आर और पी, एस और पी के बीच में लूंगा तो एंगल कितना, 90। तो इन दोनों पार्ट्स के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जो पार्ट बचा आपका एस आर, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। तो यहाँ पर भी बी कितना होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम जो बी है वो किसकी वजह से लाई करेगा, ओनली पी क्यू पार्ट की वजह से लाई करेगा। तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, पी क्यू के लिए, क्यू आर के लिए, आर एस के लिए, एस टी के लिए। पी क्यू के लिए सेम डायरेक्शन में है तो बी डी एल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल का हमने पहले ही बताया कि पी क्यू लेंथ मैंने कितनी ली है, कैपिटल एल, तो बी एल हो जाएगा। सेकंड केस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, क्यू आर और एस पी, इसलिए परपेंडिकुलर के लिए cos 90 कितनी आएगी, वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह आर एस पाथ के लिए कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल, बी 0 है तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, बी डॉट डी एल इजकल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि और तीनों पार्ट के लिए आपका बी डॉट डी एल 0 है। तो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप। ये तो फॉर्मूला है, वो क्या कहता है कि भाई क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल is equal to mu naught into I is the total current passing through the loop। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट थ्रू इट एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द पी क्यू एंड करंट थ्रू वन लूप। चेक करते हैं इस फॉर्मूले से, डायग्राम से देखते हैं। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इसके अंदर लूप आए हैं, लेट करते हैं वो एन लूप आ गए। अब कितनी लेंथ है जिस जो हमने कंसिडर की है एल, और एक लूप में कितना करंट है आई, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन आई एल। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एन आई एल। अब एल से एल कट जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई। तो एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज फाउंड टू बी डिवाइडेड बाय 2, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। तो एट द एंड्स वो कम होता है और मिडिल में ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, वाइंडिंग में टर्न्स दे दिए 350, और उसकी रेडियस दी है लोएस्ट लेयर की 1.4 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिंग इज 6 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नंबर 1 नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, नंबर 2 नियर द एंड ऑफ द एक्सिस एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो याद रखना फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि हमने भी पढ़ा है सेंटर के पास कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट आपको पता है, एन आपको पता है, आई पता है। जो एन होता है स्मॉल एन, वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एन बाई एल। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू सोल्व कर लेंगे, और इसके एंड्स पर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर ये सोलेनॉइड है तो जो सेंटर है इसका, इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से लाई करती है। तो ये एक एरिया ऐसा बन जाता है जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता दोनों तरफ। तो वहां पे बी की आप वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ठीक है, या कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्ट करती है, तो नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू इनसाइड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड।
सेकंड होता है आपका टोरॉइड। टोरॉइड भी एक होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग टर्न्स ऑफ मेटेलिक वायर आर क्लोजली बाउंडेड। ये भी सेम टू सेम होता है। पहले क्या था, एक स्ट्रेट इंसुलेटिंग पे आपने वायर्स को लपेटा था। अब के क्या करेंगे, आपके एक सर्कुलर है उसके ऊपर वायर्स के टर्न्स आपने राउंडेड किए गए हैं, बाउंडेड कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डॉट क्या शो करा, यहाँ से वायर निकला, इधर एंटर करा, इधर से निकला, इधर एंटर करा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके जो वायर्स हैं वो बाउंडेड हैं या इसके ऊपर राउंडेड हो रखे हैं। ठीक है, तो अब तीनों केसेस में क्या होगा, इनर लूप लेंगे, फिर आउटर लूप लेंगे और फिर इन द बिटवीन लेंगे। तो इनर लूप होगा आपका ये इनर लूप, ये इन बिटवीन लूप और ये वाला आउटर लूप। ठीक है, तो आउटर लूप में कितना होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, और इनर लूप में कितना आई डैश कितना होगा, जीरो, क्योंकि सारा करंट जो फ्लो हो रहा है, जो सारा करंट फ्लो हो रहा है वो केवल इस पार्ट में ही फ्लो हो रहा है। तो अंदर वाले में करंट कितना होगा, जीरो। अगर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हमें पता चलता है किसी भी टोरॉइड के जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। नंबर टू, आउटसाइड लूप। अब आउटसाइड लूप देखते हैं, म्यू नॉट आई डैश। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जब मैं इसका आउटसाइड लूप ले रहा हूं तो ये वाला हो गया आउटसाइड करंट और ये वाला करंट हो गया इनसाइड करंट। तो जितना आउटसाइड में फ्लो हो रहा है करंट उतना ही कितना हो रहा है, इनसाइड में भी फ्लो होगा, क्योंकि वायर्स को हमने इस कॉइल के ऊपर बाउंड किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अपवर्ड करंट को अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो डाउनवर्ड करंट क्या होगा आपका, निगेटिव। तो आई माइनस आई कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में भी बी डॉट डी एल जीरो आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो यहां से हमें पता चलता है किसी भी टोरॉइड के इनसाइड और आउटसाइड ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अब देखते हैं इन बिटवीन। इन बिटवीन के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई, जितना करंट उसमें एंटर कर रहा है। अब इन बिटवीन देख लेते हैं, ये हो गया आपका इन बिटवीन। इन बिटवीन में देखो ये इन बिटवीन, तो यहाँ पे केवल जो प्लस शो करा, प्लस मतलब आउटसाइड, सॉरी इनसाइड करंट। आउटसाइड करंट जो है वो कहाँ है, इस एम्पीरियन लूप के आउटसाइड है। तो इस हमें केवल कौन सा करंट को लेट करना है, या कौन सा करंट को आई की प्लेस पर पुट करना है, जो आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है उसके इनसाइड वाला करंट ही आपको लेना है। ठीक है, किसके इनसाइड वाला, एम्पीरियन लूप के इनसाइड वाला। तो जब आप एम्पीरियन लूप के इनसाइड, ये एम्पीरियन लूप है, इसके इनसाइड केवल यही करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने उस वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए टोटल करंट कितना होगा, तो आई इंटू कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन टर्न्स है, कितनी लेंथ है, 2 पाई r2। 2 पाई r2 क्यों होगा, ये वाली लेंथ। ठीक है, r2 है उसकी जो रेडियस है, r2 क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो 2 पाई r2 ni हो गया। टोटल करंट आपने निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बी डॉट डी एल, डी एल कितना होगा, 2 पाई r2। dl क्या होगा, फिर टोटल सरकमफ्रेंस हो जाएगी उसकी, जो कि 2 पाई r2 था। और यहाँ पे आप पुट करोगे तो b2 कितना आ गया, म्यू नॉट ni, सेम एज द सोलेनॉइड। तो टोरॉइड की क्या रिक्वायरमेंट है, टोरॉइड इस प्लेस पर यूज किया जाता है जहां पर हमें चाहिए कि केवल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर ही एग्जिस्ट करे, ना तो कॉइल्स के केवल इस कॉइल के, जो हमने ये कॉइल सर्कुलर ड्रॉ की है, जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाई करे, ना तो इसके यहां पर लाई करे और ना ही यहां पर लाई करे। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस केस में हम यूज करते हैं टोरॉइड। ठीक है, how is the magnetic field inside a solenoid made strong? It is done by inserting laminated core iron inside the solenoid। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी सोलेनॉइड की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, एक लैमिनेटेड आयरन कोर उसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, इस तरह के मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूं। अब आपको क्या निकालना है इसमें, इस करंट एलिमेंट की हेल्प से इस पॉइंट ओ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में देखो इसमें 4 एलिमेंट हो गए, एक ये स्ट्रेट पार्ट, ये रोटेटिंग पार्ट, ये स्ट्रेट पार्ट, ये रोटेटिंग पार्ट। क्लियर, 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट देखो, अगर मैं इस पार्ट को पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं तो किस पॉइंट से जा रहा है, ओ पॉइंट से पास हो रहा है। इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं तो ये भी ओ पॉइंट से जा रहा है। तो पहले वाले पार्ट के लिए और दूसरे वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब कभी भी कोई स्टेट वायर हम उसको आगे या पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं और उसी पॉइंट से पास हो जाए जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस वायर की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इस केस में जो थीटा एंगल है वो जीरो हो जाएगा और साइन थीटा जीरो होता है। साइन थीटा जीरो, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें कौन से पार्ट के लिए निकालना है, केवल थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए। अब देखो एक की रेडियस कितनी है r1, एक की रेडियस कितनी है r2, एंगल कितना बना रहा है अल्फा, तो बाद वाली टर्म में कितना हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री।
फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए 0, थर्ड पार्ट के लिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 2r2 थीटा डिवाइडेड बाय 60, थीटा कितना है अल्फा। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं आउटसाइड वाले को, इस वाले वायर पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं फिंगर्स ऐसे है, फिंगर्स देखा तो यहाँ पे कहाँ गया, डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, डाउनवर्ड हुआ। यहाँ पे देखो इस पे फिंगर्स ऐसे रब स्टेट करूंगा तो कैसे हुआ मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, अपवर्ड, और यहाँ पे कैसे हुआ, डाउनवर्ड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों की वैल्यू जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसे क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहे हो या किसी टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो मैंने नहीं कराया है, आपको पूछना है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, एंड इफ यू लाइक माय लेसन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच।